क्या लग रहा था गोड्डा में, किसे एज दिया जाए? देखिए, जो जानकारी वहाँ से मिल रही है तो अमित मंडल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी फोर्स भी वहाँ काम कर रहा है और वोट का बंटवारा वहाँ पर हुआ है, तो इसके कारण हम नहीं चाहें, मतलब मेरे तरफ से मेरा नहीं होगा कि अमित मंडल पूरी तरह टाइट फाइट भी अभी हम लोग उस पर ये कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो देखिए, गोड्डा में ओबीसी और एमवाई फैक्टर काफ़ी काम करेगा गोड्डा के अंदर भी, और इसमें अगर ओबीसी अगर वोट कर दे गोड्डा में अमित कुमार मंडल की तरफ अगर चला जाए तो एक बार हो सकता है, चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रदीप यादव भी है, प्रदीप यादव माफ़ कीजिएगा हाँ, संजय प्रसाद यादव है, तो संजय प्रसाद यादव भी है। तो जो संजय प्रसाद यादव है उनकी भी एक, मैंने कहा ना कि एक एमवाई फैक्टर है, तो एमवाई फैक्टर जो है संजय प्रसाद यादव के लिए कहीं ना कहीं फैक्टर के रूप में काम कर सकता है। तो यहाँ पर टाइट फाइट मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी टाइट फाइट में। रंजन जी, क्या आकलन कह रहा है इसे? जय, यहाँ पर मुख्य बात यही है कि जो जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, मैंने कल भी कहा था, परिमल ठाकुर, वो कितने वोट काटते हैं। देखिए, अगर यहाँ से आपको प्रवीण महतो को टिकट मिलता तो एक बात होती, चूँकि जो महतो वोटर्स थे वो बीजेपी से थोड़े नाराज़ थे क्योंकि उनकी मांग रही है कि महतो कैंडिडेट दिया जाए। लेकिन चूँकि यहाँ प्रवीण महतो को टिकट मिला नहीं, उन्हें तो पड़ैयाहाट भेज दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में परिमल ठाकुर को टिकट मिला है। तो अब वो ब्राह्मण वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, उसी पर सब कुछ होना है। अगर वो ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी नहीं कर पाए तो वैसी परिस्थिति में अमित मंडल के फिर से निकलने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अक्सर मानता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ कि चुनाव खुलता बहुत चौड़ा है, लेकिन वो धीरे धीरे संकरा होता चला जाता है और मुकाबला आमने सामने का हो जाता है। और ये चीज़ हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि अमित कुमार मंडल और संजय प्रसाद यादव के बीच जो मुकाबले होते हैं वो करीबी होते हैं। हालांकि पिछली बार जबकि अमित मंडल सिर्फ 4,500 वोटों से जीते थे, तब भी उन्हें 46% वोट आए थे। तो मतलब मत प्रतिशत उनका बहुत अच्छा था, खराब प्रदर्शन के बावजूद। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ 1% वोट उनके साथ आ जाएं तो मुझे लगता है कि फिर जो है अमित कुमार मंडल को बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इस बार जो गोड्डा में है वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और लगभग 3-3.5% का इजाफा 2019 से हुआ है। 2019 में लगभग 66.5% था, तो इस बार 69.79% वोटिंग तो हुई है। तो ये जो बड़े वोट हैं, देखेंगे परसेंटेज जो बढ़ रहा है उसे किस रूप में देखेंगे? या इसे आप दो तरह से देखती हैं। एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर वो है तब वो अमित कुमार मंडल के खिलाफ है, और एक है कि आपके राज्य के स्तर पर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि फिर वैसी परिस्थिति में अमित मंडल को फायदा होगा। प्लस इस बार थोड़ा ग्राउंड रियलिटी एक बार चेक करना होगा। ग्राउंड रियलिटी ये देख, जब भी कोई कैंडिडेट हारने वाला होता है तो पूरा एक वेव होता है, पूरी एक लहर दिखती है आपको, उसके खिलाफ एक माहौल दिखता है। ऐसा माहौल कई जगहों पर दिखा भी है हम लोगों को। क्या अमित मंडल के खिलाफ ऐसा कोई माहौल था, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग गोड्डा गए हैं, मेरे ख्याल से उदय गए हैं और मनीष वगैरह गए हैं, तो वो बता सकते हैं कि क्या माहौल ऐसा था कि नहीं, किसी भी हालत में इस कैंडिडेट को हरा देना चाहिए। देखिए, आम लोगों के बीच ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम यादव समीकरण की, उस समीकरण को बीजेपी के वोटर्स कहां तक काट पाते हैं, ऐसे मुझे लगता है अमित मंडल का जो वोट बैंक था जो पिछले 2 बार से उन्हें जीत दिला रहा है, वो वोट बैंक उनके साथ है। और परिमल ठाकुर को, युवाओं को अगर साथ मिला तो कहीं न कहीं नाराजगी सरकार के प्रति, रोजगार नहीं मिलने को लेकर है। तो ऐसे में वो किसका कितना नुकसान करते हैं। अगर वो संजय यादव के ही वोटों को काट लेते हैं तब फिर अमित मंडल का पड़वा जरूर भारी होगा। तो ये अब मुझे लगता है कि गोड्डा को अभी भी यहीं पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि गोड्डा में बहुत स्थिति स्पष्ट होती हुई दिख नहीं रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमित मंडल के खिलाफ इतना माहौल ख़राब नहीं दिखता है कि उनको कोई हराने के लिए, मतलब जैसे कटिबद्ध हो पूरी टीम वहाँ पर।
ऐसा कुछ नहीं दिखता। मतदाता बहुत कटिबद्ध नहीं है वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद उनको वह अभी उसको टाइट फाइट में ही छोड़ना होगा ताकि वहाँ से तस्वीर स्पष्ट हो सके। चलिए, तो तस्वीर गोड्डा के भी साफ अभी नहीं है, तो ये भी टाइट फाइट में है गोड्डा की सीट। आगे बढ़ते हैं, कोडरमा में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। कोडरमा में भी तस्वीरें साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या अब जब काउंटिंग होने वाली है उससे पहले कुछ हद तक तस्वीर साफ हुई है? किसके खेमे में जाती हुई ये तस्वीर नजर आ रही है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उदय, कोडरमा में क्या लग रहा है आपको? कोडरमा में मेरे ख्याल से अभी भी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहाँ कई कोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। सुभाष यादव हैं, नीरा यादव हैं, और इस बीच में शालिनी गुप्ता हैं, और सबसे बड़ा डेंट शालिनी गुप्ता जो बीजेपी के वोटर्स होते हैं, व्यवसायी समाज के जो वोटर्स होते हैं, वहाँ उन वोटों को अपने पाले में करके बीजेपी को अगर देने में कामयाब होती हैं तो ऐसे में सुभाष यादव निकल जाएंगे। और अगर बीजेपी के जो वोटर हैं वो नीरा यादव के साथ रहते हैं और शालिनी गुप्ता की तरफ नहीं जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ फिर नीरा यादव मजबूत दिखाई दे सकती है। ये एक फैक्टर हो सकता है मेरे ख्याल से। मनीष जी, आपने भी वहाँ का दौरा किया था, आप भी देखिए, बाजार का पूरा वोट शालिनी गुप्ता के लिए तैयार था। जितनी दुकानें थी सब लोग ने, वैश्य समाज ने कहा वो देंगे। डुमचाच नवलसाही जहाँ से वो आती हैं वहाँ पे व्यवसायी लोग भी, सतगावा जो है वहाँ भी वोट का बंटवारा अगर मुस्लिम समाज में हो गया है तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर भाजपा कार्यकर्ता ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर आरजेडी जीत जा रहा है उनके कहीं कमी से, तो निश्चित तौर पे फिर वो चाहेंगे कहीं अगर उसमें कहीं बेतरघात हुआ होगा तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर शालिनी गुप्ता को जाएगा। क्योंकि आरजेडी की जीत का मतलब है कि अन्नपूर्णा देवी के कद पर और भाजपा की जो वहाँ पर ऊंचाई पहुँची है वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान वो माना जाएगा। क्योंकि इसके बाद की जो तैयारी होगी, कल भी मैंने कहा था कि फिर आगे लोकसभा की तैयारी होगी। सुभाष यादव अपने आप को उस तरीके से देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा त्रिकोणीय होने पर ज़्यादा चांसेस बन रहा है शालिनी गुप्ता की तरफ। देखिए, कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में आपको बता दें पिछड़ा वर्ग, कोयरी और वैश्य व अन्य पिछड़ी जातियाँ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में बात की जाए तो अगर ये एकजुट हो जाती हैं, कई बार ये एकजुट होकर इन्होंने मतलब जब वोट किया है तो वहाँ पर जो कहा जाए नतीजे वहाँ पर बदलते हुए दिखे हैं। तो ऐसे में अगर ये एकजुट होकर वोट करते हैं तो नतीजे बदलते हुए दिख सकते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो देखिए वहाँ पर जो दोनों महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं के बीच ज़्यादा फाइट होते हुए अभी फ़िलहाल मुझे दिख रही है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि टाइट फाइट यहाँ पर भी कोडरमा में अभी है। मुझे देखिए, अगर एक डिसीजन पे पहुंचना चाहिए जिनको भी एज है उसको लेकर जैसा ये बता रहे हैं शालिनी गुप्ता, मनीष जी आप किनको बता रहे हैं? देखिए मेरा नीरा यादव है कि नीरा यादव जो है वहाँ पर जी सकते हैं। देखिए, अगर मैं भी बात करूं, चूँकि शालिनी गुप्ता पिछली बार भी लड़ी थी और मैंने कल भी ये बात कही थी कि तब उन्हें 22% वोट मिले थे। उस समय उन्हें स्वजातीय वोटर के साथ जो आजसू के वोट हैं वो भी मिले थे, कुर्मी वोट मिले थे। इस बार वो वोट उनके साथ नहीं जाएंगे। हाँ, ये सही है कि स्वजातीय वोटर जो है शालिनी गुप्ता को वोट कर रहे हैं, उससे बीजेपी के वोटों पर फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? पिछली बार जो है उस समय भी बीजेपी को ये वोट नहीं मिले थे, उस वक्त भी ये वोट शालिनी गुप्ता को ही गए थे। तो कुछ परिवर्तन पिछली बार से होता दिख नहीं रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि मुख्य मुकाबला नीरा यादव और सुभाष यादव के बीच में ही है। और किसे देंगे रंजन जी? और उसमें जो यादव मतदाता ज्यादा निकाल लेगा जीत उसकी हो सकती है, क्योंकि कुर्मी वोटर्स वापस बीजेपी की तरफ लौटे हैं। क्योंकि मनोज यादव का पर्चा वो कैंसिल हुआ था, तो बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत मुझे लगता है, स्लाइट एडवांटेज हम दे सकते हैं। तो गंगेश जी, क्या कोडरमा को एनडीए के फोल्डर में डाला जाए? कोडरमा को डाल सकते हैं, क्योंकि नीरा यादव थोड़ी बढ़त पर दिखती हैं हमको। ये ठीक है कि सुभाष यादव बहुत टाइट उनके साथ होंगे और शालिनी गुप्ता से बहुत ज़्यादा मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है उसमें। रह गया सवाल, देखिए एक चीज़ सर आपको हम बताया कि वहाँ पे कुछ ऐसे भी नाम हैं जो नीरा यादव के साथ शुरुआती दौर में रहे थे, लेकिन इस बार वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि नीरा यादव को इस बार हराया जाए, और वो यादव जाति से आते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। naturally वो सुभाष यादव की तरफ निश्चित तौर पर वो जाएंगे सुभाष यादव की तरह, लेकिन जैसे ही उनको लगा हुआ कि अगर सुभाष यादव नहीं निकल पाएंगे तो फिर वो सारा डाइवर्ट करेंगे वो शालिनी गुप्ता की तरफ। ये मेरा हाइपोथेसिस हो सकता है, ये हाइपोथेसिस मेरा हो सकता है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ वही है कि यादव अक्सर यादव की तरफ ही ज्यादा मुझे और दिखा है, ये हमेशा देखिए एक फैक्टर मुझे यहाँ और दिखा है, चाहे वो शालिनी गुप्ता हो या ईचागढ़ से मलखान सिंह हो, इन्होंने अपने वोटर्स को ये साफ कहा है कि भाई बीजेपी ने हमें टिकट नहीं दिया, हम बीजेपी के ही विचारधारा से बिलोंग करते हैं और हम जीत भी गए तो बीजेपी में ही समर्थन देंगे। ये भी बातें उन लोगों ने कही हैं। लेकिन शालिनी गुप्ता ने ऐसा कहीं कोई नहीं कहा है कि पकड़ सभी जगह है और बाजार, चूंकि इस बात देखिए लगातार वहाँ पे यादव एक परिवार से ही एडवांटेज लोग जरूर है मनीष की बातों में, जो कि मनीष उस एरिया में रहे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ आपको, बदलाव अपने आप में संकेत देता है। बदलाव आप फिजा में पहुँचेंगे और आपको बदलाव का संकेत साफ साफ दिखेगा। तो बदलाव का ऐसा कोई बड़ा संकेत कोडरमा में नहीं दिखता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये है। हाँ, सुभाष यादव के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो वहाँ यादव मतदाता कितने हैं, वहाँ पर 14.7%। 14, वो जो 14% हैं, और अल्पसंख्यक कितने हैं टोटल? अल्पसंख्यक 16.2%। बस ये सुभाष यादव के सामने जो मुसीबत है, परेशानी है, वो यही है कि ये कुल मिलाकर भी 30% तक पहुंचते हैं। और यहाँ पर राजपूत वोटर्स आप देखें तो वो 11.2% है। तो वो तो नीरा यादव के साथ जाएंगे। वो नीरा यादव के साथ जाएंगे। जो यादव वोटर्स हैं उसमें से भी एक हिस्सा तो नीरा यादव को जाना तय है, वो जाएगा ही। महतो को अगर आप जोड़ लें तो लगभग 10% हो जाते हैं। वो वोट JLKM काट सकता था, लेकिन JLKM का यहाँ पर्चा खारिज हो गया, तो वैसी परिस्थिति में ये वोट भी नीरा यादव की तरफ मूव करेगा, ज़्यादा अमाउंट में, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ आप देखें, ब्राह्मण 5-6% हैं, वो किधर जाएंगे? वो भी नेचुरली नीरा यादव की तरफ जाएंगे। तो ये है। और अगर आप, हाँ, वैश्य यहाँ पर 7-8% हैं जो मुझे लगता है कि शालिनी गुप्ता को वोट करेंगे। इसके अलावा भूमियार भी यहाँ 3% के आसपास हैं, वो किधर जाएंगे? नेचुरली उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली वो उनको वोट करते रहे हैं। इसलिए हाँ, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा सा फैक्टर है, लेकिन मैंने कहा कि ग्राउंड पर ऐसा कोई बदलाव को लेकर लहर नहीं चल रही थी, और इसलिए आपको ये एडवांटेज कोडरमा में तो एडवांटेज। लेकिन हम फिर हर सीट के साथ बोल रहे हैं कि ये बहुत टाइट फाइट है। यहाँ पर अचानक मतदाताओं का रुख बदला या कोई एक ब्लॉक एक साथ किसी के साथ चला गया तो ये तस्वीर बदलती हुई आपको दिखेगी। फिलहाल जो हम लोगों के पास ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें बदलाव की कोई बहुत बड़ी बयार बहती हुई नहीं दिखी है, तो कोडरमा इसलिए हम एडवांटेज दे रहे हैं। चलिए अगली सीट पे आते हैं। बगोदर ये सीट है, तो क्या यहाँ विनोद सिंह फिर से परचम लहराएंगे या फिर उनके लिए अभी भी ये टाइट फाइट बनी हुई है, यानी आज की रात बेचैनी की रात होने वाली यहाँ के कैंडिडेट्स के लिए? क्या लगता है उदय? बगोदर में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, विनोद सिंह को लेकर थोड़ी नाराजगी थी लोगों में, और वहाँ कुछ ऐसा समीकरण भी बन रहा है कि उनके लिए राह मुश्किल हो गई है। और देखिए, पिछली बार इससे पहले 2014 में बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी। 2019 में विनोद सिंह ने जरूर ये सीट अपने नाम कर ली, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर उस वक्त भी नहीं था। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे NDA को एज मिलता हुआ मेरे विचार से दिखाई दे रहा है। आंकड़े क्या बता रहे हैं आपके? ये हैं आंकड़ों में 15,000 का शायद फासला था पिछली बार 14,545 हुआ। जी हाँ, ये जो 14,545 है, डॉक्टर सलीम अंसारी या सलीम असरद कुछ हैं, वो आ गए हैं JLKM से, तो उनके आने से वोट उनको जरूर मिलेगा। आज ही मेरी बातचीत हुई विनोद सिंह जी से, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि थोड़ा अंतर जरूर आ सकता है, लेकिन जीत के लिए आश्वस्त हैं। तो मुस्लिम वोट चूँकि भाजपा से एंटी वोट है, तो वो और भाकपा माले के लिए, भाजपा से एंटी है और भाकपा माले के करीब है, तो उनको विश्वास है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भले ही थोड़ा बहुत जाए इनके लिए, अंसारी, डॉक्टर अंसारी के लिए, लेकिन बाकी सब उनके पास आएगा और अंतर भले थोड़ा कम हो जाए। लेकिन मेरे विचार से, और मैं ये मानता हूँ कि बगोदर से CPI-ML को निकलेगी। बिल्कुल वही फैक्टर यहाँ पर मनीष काम करता है, जो फैक्टर हम वहाँ पर दे रहे हैं, कोडरमा में नीरा यादव को दे रहे हैं, कि बहुत बड़े बदलाव को लेकर आप वो महसूस नहीं कर सकते थे फील्ड में। जिस दिन वोट भी पड़ा
उस दिन भी। और जहाँ तक ग्राउंड की बात है, आप कोई यूथ से पूछे वहाँ पर तो वो विनोद सिंह का कैडर ही आपको टकराता था। तो वो उसको आप नहीं कह सकते कि वो तत्काल बदल जाएगा, इसलिए बदलाव की बहुत बड़ी लहर वहाँ नहीं दिखी, इसलिए यहाँ एडवांटेज हम लोग इंडी फोल्डर जी, रंजन जी, मुझे भी हाँ। लगता है चूंकि कुछ बहुत 7% वोट का टर्न करना है और सलीम अंसारी जो हैं वो 14,000 15,000 वोट ले आए, ये एक महत्वपूर्ण बात है, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर एडवांटेज यहाँ पर माले को। चलिए अब बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। मनीष जी, आपका कोई कमेंट आना है? नहीं, ठीक है वो। ठीक है, इंडी फोल्डर को जारी है सीटें। गोमिया में क्या लग रहा है? उदय, गोमिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि वहाँ की जंग कैसी? बता पाएंगे गोमिया? गोमिया में देखिए मुकाबला बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जब जयराम महतो चुनाव लड़े थे तो उन्हें वहां से बहुत ज्यादा वोट मिले थे, और उनकी जो पूजा महतो जो प्रत्याशी है वो भी काफी मुखर है, लोगों से कनेक्ट करती हैं और सभाओं में अच्छी खासी भीड़ भी जुटाती हैं, तो वो अब काफी संख्या में वोट काट रही हैं। और देखिए वहाँ तीनों प्रत्याशी दमदार हैं। जोगेंद्र महतो, उन्हें जेल जाना पड़ा था, उनकी पत्नी विधायक बनी थी, लेकिन जोगेंद्र महतो की पकड़ काफी मजबूत है। डॉक्टर लंबोदर महतो की अपनी एक अलग छवि है, पढ़े लिखे तबके से आते हैं, तो मेरे विचार से अगर पूजा महतो वो वोट काट लेती है, सत्ता विरोधी वोट अगर उनकी तरफ चले जाते हैं कि रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, तो इसी स्थिति में वहां पे लंबोदर महतो जीत सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यही परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो तस्वीर अब उभर कर सामने आ रही है, युवाओं में जोश आक्रोश हेमंत सरकार के खिलाफ था कि नौकरियां नहीं मिली, जो परीक्षाएं हुई वहां गड़बड़ी हुई, तो इसका फायदा जेल के उठा ले गई है और एनडीए का वोट इंटैक्ट रहा। और बीजेपी ने देखिए इन तमाम जगहों पे, जब हिमंता बिश्वा शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, वो जब सभाओं को संबोधित कर रहे थे तो बार बार युवाओं को रोजगार और परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात उठा रहे थे, तो इस चीज का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बीजेपी ने एक स्टैंड लिया था, तो मुझे लग रहा है कि लंबोदर महतो फाइनली वहां एज लेकर निकाल सकते हैं। एक चीज़ देखने को मिला, सभी जगह हम लोग गए, रामगढ़ वगैरह इलाके में भी कल हम लोग थे, वहाँ मांडू इलाके में, तो युवाओं में खासा लगाव है जयराम के साथ। युवा, और उनका तर्क यही है कि बहुतों को हम लोगों ने देख लिया, अब जरा इन्हें भी देखें। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये नहीं जीतेंगे तो उससे क्या हुआ, आगे हम लोग भविष्य में देखेंगे, इनको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कैंची की धार ये मजबूत कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, वो कटेगा तो उसका फायदा। हालांकि देखिए, आप पूरे चुनाव के दौरान कैंची को लेकर के कुछ, मुझे नहीं लगता कि भाजपा की ओर से बहुत ज़्यादा कोई उस पर कमेंट आया था, कहीं से कुछ नहीं आया था, वो काम कर रहे थे, हो सकता है कुछ बातें हों, लेकिन मुझे लगता है इसका फायदा जो मदन जी जो कह रहे हैं, सॉरी उदय जी जो कह रहे हैं, वही चीज़ मेरा भी मानना है। जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर होंगे, गोमिया में एक सबसे बड़ा फैक्टर है जयराम महतो। चलिए, तो पूजा महतो जयराम की तरह कमाल कर पाती हैं या नहीं, देखना होगा। ये चूंकि वो 60-40 वाले आंदोलन में बहुत एक्टिव रही थी, और यहाँ पर जो है युवा कुर्मी वोटर्स खास करके उनकी तरफ हैं। वो कितने परसेंट है यहाँ जो डैमेज कर सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर आप कुर्मी वोटर्स को देखें तो लगभग 22% के आसपास हैं, लेकिन परेशानी ये है कि तीनों ही प्रत्याशी जो हैं, वो आपको कुर्मी वही हैं। तो तीनों को अगर बांट दें तो फिर एज किसको मिलता है? तो नेचुरली आप देखिएगा कि फिर कुर्मी वोटर्स का वो प्रभाव रह नहीं जाएगा। जहाँ तीनों कुर्मी वोटर्स हैं, तो चूंकि ऑलमोस्ट किसी को 8-9, किसी को 6-7, किसी को 4-5, इस तरह से ये बट जाएगा, तो बाकी वोटर्स ही तय करेंगे। और यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो 13.7 और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो 20.53 है। तो इसको आप देखिए तो ये 34-35% का ब्लॉक बन रहा है। अब इसमें अगर मुस्लिम वोटों में पूजा महतो ने सेंधमारी की होगी तब तो एक बात है, अगर नहीं की होगी तो ये पूरा जो है आपको योगेंद्र प्रसाद की तरफ चला जाएगा, और फिर वो 20.53 में से भी जो है एक बड़ा चंक जो है वो उनकी तरफ चला जाता है, तो वो मुख्य मुकाबले में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ मुकाबला जो होना है वो लंबोदर महतो और योगेंद्र प्रसाद के बीच ही होना है। स्लाइट एज, चूँकि लंबोदर महतो बहुत एक्टिव रहे हैं तो मैं उनको दूंगा, लेकिन वो बहुत स्लाइट है, कहना बहुत मुश्किल है, चूँकि इस सीट को छोड़ देना चाहिए टाइट फाइट में ही रहना चाहिए। टाइट फाइट में इसलिए कि वो फैक्टर अभी तक क्लियर नहीं है कि जो इनका पूजा महतो का इम्पैक्ट कितना पड़ा है, जयराम की तरह है कि नहीं। वो भी बात है। वो इम्पैक्ट अभी तक हम लोगों को नहीं पता चला। हम लोगों ने जहाँ भी पता किया वोट डालने का और जहाँ भी हमारे रिपोर्टर्स गए
वहाँ पर बहुत क्लियर इसका इम्पैक्ट पता नहीं चला है, और जब तक वो इम्पैक्ट आप आकलन नहीं करेंगे तो ये सरासर गलत हो जाएगा। तो क्या इसे सब सहमत हैं, इसको टाइट फाइट में रखा जाए? चलिए अगली सीट भी चंदन क्यारी, लग रहा है ये भी टाइट फाइट में जाने वाली है क्या? उदय, चंदन क्यारी में क्या लग रहा है? कह पाना मुश्किल है, बड़े बड़े दिग्गज नहीं कह पा रहे हैं इसे। जेएमएम भी कह रही है कि कड़ा संघर्ष जारी है, और बीजेपी भी कह रही है कि इस पे हम अभी फाइट जारी है। तो चंदन क्यारी में सबकी सहमति है कि उसको टाइट फाइट फाइट ही रखना टाइट चाहिए। फाइट है, लेकिन एक चीज़, एक फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि अमर बावरी जी को बड़ा मौका मिला उनको एक्सपोज होने का, काफ़ी संगठन में उनको आगे बढ़ाया है, तो एक कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि मार्जिन कम हो जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तब ईचागढ़ की सीट पे आते हैं रंजन जी। नहीं, एक दिलचस्प बात है कि अगर इसे जेएमएम टाइट फाइट कह रहा है, जबकि बाकी 59 जगह उसने लिखा है कि वो उसकी जीत हो रही रहा है। है, तो टाइट फाइट तो ये भी कुछ इशारा कर रहा है। समझने वाले समझ सकते हैं। तो एनडीए के फोल्डर में कर दिया जाए क्या? तो चलिए एनडीए के फोल्डर में कर लिया जाए। खर्च के लिहाज से भी देखें आप, 5% से ही मामला था, इधर ज्यादा भी नहीं था, 5% से। तो इस बार कद बढ़ा है उनका, पार्टी में नेता बिल्कुल, प्रतिपक्ष बहुत बनाए बढ़ा गए, तो है। उसका एज मिल सकता है। मेरा यही कहना है, तर्क है। लोगों को ये भी लग रहा है कि आगे अगर इलाके इंडिया के आती है तो वोटर- सीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं। इलाके के वोटरों को या लोगों को ये लगता है कि मेरे इलाके के कोई, अगर उनको इतना जगह मिल रहा है, हर जगह प्रोग्राम में जा रहे हैं और पूरे संगठन सब लोग मंत्री जो भी आ रहे हैं साथ में, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो चंदन एनडीए क्यारी को टाइट फाइट में आप रख सकते हैं, हालांकि अच्छा, टाइट- स्लाइट एज निश्चित रूप से अमर बावरी को है। तो चलिए हाँ। तब आगे बढ़ते हैं, बाद हाँ, में उसे बिल्कुल। एनडीए फोल्डर में कर दिया जाएगा। हाँ। ईचागढ़ में क्या लग रहा है? ईचागढ़ में कैसी फाइट दिखी उदय? आप भी काफी बार गए ईचागढ़, क्या लग रहा है? अब तस्वीर क्या बड़ा बदली है? संघर्षपूर्ण मुकाबला है। महतो आप वोटों टाइट का फाइट में मत डालिएगा, एक बताइए। मेरे आंकड़े गड़बड़ हो रहे हैं। महतो वोटों का बंटवारा है, और कुछ कह पाने की स्थिति में फिलहाल वहाँ ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, सविता महतो को वोट मिले हैं, महिलाओं ने उन्हें वोट दिया है कि मैया सम्मान की राशि मिल गई। पुरुषों ने वोट, कुछ ने आजसू को दिया है, कुछ ने युवाओं ने वोट जेएलकेएम को दिया है। तो इस तरह से वोट बटे हैं, महिलाओं के वोट जेएमएम में चले गए। देखिए पुरुषों उधर मैं के- आपको आपकी मुश्किल थोड़ी आसान करता हूँ। सविता महतो के पक्ष में हवा वहाँ है। एक सिंपैथी वोट उनको मिलता रहा है। हाँ, और ईचागढ़ में जो दूसरे फैक्टर्स हैं, एक अरविंद सिंह का फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। अरविंद सिंह का फैक्टर एक ज़रूर वहाँ काम किया है। एक जो आजसू के कैंडिडेट थे वहाँ पर, उनको लेकर उनको ये लगता है कि उन्होंने सोसाइटी में बहुत बड़ा काम किया। ये, लेकिन मुझे जहाँ तक समर्थन की बात है ईचागढ़ में, वहाँ के आसपास की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दिखी जिसमें ये कहे कि लोग एकदम दीवाने हो चले हैं। हम बार बार कहते हैं कि जीत के लिए एक दीवानापन, कुछ दीवानों की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसे दीवाने लोग आपको दिखेंगे तो आप उसको पहचान सकते हैं। अगर हम कहीं कहते हैं कि जयराम को अच्छी सीटें मिल रही हैं या वो अच्छे वोट्स ला रहे हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि कुछ दीवानगी है उनकी टीम में, तो वो दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसा कुछ मुझे वहाँ ईचागढ़ में दिखता नहीं है। और तो ये जो- इंडिया फोल्डर में डालना ठीक होगा? बिल्कुल, उसको आप इंडिया फोल्डर में डाल सकते हैं। लेकिन अब जैसा उदय की जिस बात से हम सहमत हैं वो ये है कि बहुत क्लोजली कंटेस्ट है, और 20 सीटें, ये जो 20 सीटें हम आज बता रहे हैं, इसमें कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन बिल्कुल, एक देखिए आंकड़े मैया तक सम्मान पहुंच- योजना का जिक्र उदय ने किया है। देखिए, वो वोटों का मैटर कर बंटवारा रहा है हुआ इस है, बार। और मुझे याद है ठीक चुनाव से एक दिन पहले वहाँ एक पर्चा बांटा गया था, और वहाँ ये कहा जा रहा था कि भाई हर किसी को, पूरे महतो समाज को सविता महतो के साथ आना चाहिए, क्योंकि वो शहीद परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनके साथ निर्मल महतो, सुनील महतो और सुधीर महतो का नाम जोड़ा जा रहा था कि भाई ये तीनों की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। तो जितने भी महतो प्रत्याशी हैं या महतो वोटर्स हैं, उन्हें भी उनका समर्थन करना चाहिए। तो ऐसी चीजें अगर फैक्टर बनी है नहीं तो भाई, फिर मुझे भी लगता है परिणाम बदल इसीलिए सकते हैं। सिंपैथी वोट मिलता रहा है, और शायद इस बार बिल्कुल, भी और मिले। वो वहाँ हाँ। पर दिखता है कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है उनके परिस्थितियां खिलाफ। भी जो है ना, परिस्थितियां बिल्कुल पिछले बार जैसी बन गई हैं। पिछली बार भी एक क्वाड्रेंगुलर मुकाबला हुआ था, चतुष्कोणीय, और इस बार भी देखिए तो स्थिति वही है। सविता महतो हैं, हरेलाल महतो, ये दोनों पिछली बार थे।
पिछली बार साधु चरण महतो थे बीजेपी से, तो वो नहीं है, तो जेएलकेएम से तरुण कुमार महतो हैं, और फिर अरविंद सिंह तो हैं ही। तो परिस्थितियां उसी तरह से निर्मित हो गई हैं, तो ऐसे में इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर जो है एज अभी दिया जा सकता है। चलिए, तो हटिया सीट में आते हैं। हटिया का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। अब नवीन जायसवाल या अजय नाथ शाहदेव, उदय क्या लग रहा है कि हटिया सीट पे अजय नाथ शाहदेव इस बार शायद कोई चमत्कार करें? हटिया सीट पे भी समीकरण काफी उलझे हुए हैं और टाइट फाइट में डाल के बच रहे हैं उदय। नहीं कुछ क्या पाना। टाइट फाइट में ऑलरेडी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर लास्ट मोमेंट तक हम जो अपने इनपुट सब हमारे पास रेगुलर कॉल आते हैं लोगों के, अगर लास्ट तक हम उसको कैलकुलेट करें, जैसे मांडू के बारे में एक सूचना है कि वहाँ इतना आसान नहीं है जेपी पटेल के लिए, लेकिन स्पष्ट है कि चूंकि वो टाइट फाइट में हम पहले ही उसको डाल कर रख चुके हैं, तो मांडू इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एक एज है, थोड़ी सी बढ़त हम उसको कह सकते हैं। तो उसी तरह से हटिया में भी हम ये कह सकते हैं कि बढ़त की सोर है, कहाँ दिखती है ये तो हम बता ही सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है। अजय नाथ शाहदेव लगातार दौरा कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों में अजय नाथ शाहदेव को अच्छे वोट मिले हैं, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ हटिया और रातू रोड इन इलाकों में मतलब सारे वोट बीजेपी को मिले हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं। और ऐसे में वहाँ काशीनाथ, भारत काशी, वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। देखिए शहरी इलाकों में वो बीजेपी के वोट नहीं काट पाए हैं क्योंकि बीजेपी के वोटर इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उन्होंने वोट काटे हैं, और अगर वोट काटे हैं तो नुकसान अजय नाथ शाहदेव को भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवीन जायसवाल को नुकसान होगा। तो फिर भी मुझे लगता है कि हटिया और रातू रोड के वोटर्स के सहारे नवीन जायसवाल की नैया फिर से वहाँ पार हो सकती है। नहीं, आज हम लोग भी रिएक्शन ले रहे थे यहाँ पास में बाज़ार में, तो पब्लिक ना सही लेकिन जो दुकानदार थे उन सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने वोट दिया है, बीजेपी में दिया है कमल खिलाने के लिए। हालांकि वो लेबर क्लास से आएंगे, हम कह सकते हैं कि वो दुकानदार हैं, दुकानें अपनी लगाते हैं, सब्जी और बेचते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंसेस आया होगा, इन्फ्लुएंसर हुए होंगे और वो उस तरफ गए हैं। देखिए हटिया में जो है आदिवासी और क्रिश्चियन जो है वो 35% है, पिछड़ी 30% है, सामान्य जाति और मुस्लिम जाति हैं यहाँ पर, जो कहते हैं ना कि यहाँ पर उलटफेर करती हैं सामान्य और मुस्लिम जातियाँ। बात की जाए क्रिश्चियन जाति की, तो क्रिश्चियन जो होते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग ज़्यादातर वो जो है बीजेपी को वोट नहीं करते, मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं करते हैं। जो सामान्य जाति के लोग हैं वो ज़्यादातर बीजेपी पर जाते हैं, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शहरी क्षेत्र में वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को करते हुए लोग दिखे। लेकिन यहाँ पर आदिवासी और पिछड़ी जाति में इस बार जो उलटफेर जो हो पाएगा, वरना देखिए यहाँ पर जो है इंडी ब्लॉक को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इंडी ब्लॉक जो है यहाँ पर कमाल करेगी। देखिए अगर पिछली बार को वोटों को हम लोग देखें तो नवीन जायसवाल को लगभग 46% वोट आए थे, और 39.5% के वोट जो हैं वो अजय नाथ शाहदेव को आए थे। तो एक गैप आपको यहाँ पर लगभग 6.5% वोट का दिखता है। अब ये गैप भरना है, दो तरह से भर सकता है कि नवीन जायसवाल से निकलकर जो है वो 3.25% वोट अजय नाथ शाहदेव की तरफ आ जाए। एक और चीज़ है कि पिछली बार यहाँ से CPIM के उम्मीदवार थे, वो लगभग 5.5% वोट लाए थे। चूँकि इस बार वो नहीं है, तो वो जो वोट है, सुभाष मुंडा पिछली बार लड़े थे यहाँ से, तो अगर उनके वोट कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो मुकाबला बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगा। इसमें देखना होगा कि भरत काशी और JLKM के जो अयूब अली हैं वो कितने वोट लेकर आते हैं। तो यहाँ बहुत नेक टू नेक फाइट है। स्लाइट एज मुझे नवीन जायसवाल को दिखता है, वो मार्जिन कम हो सकता है 3,000 3,500 का घटकर, लेकिन मुकाबला बहुत 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 टाइट है। अब देखिए सबसे अहम, राजवल्लम जो हमारे कैमरामैन हैं हम उनको कहेंगे आप खड़े हो जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस तरह की चर्चा करें तो साथ में कुछ खाएं पिए भी। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे प्लेट में क्या है, जो उतनी देर से आप देख रहे हैं। तो राजवल्लम वहाँ आप इसे यहाँ तक दिखा सकते हैं, क्या है अगर आप दिखा दें। और आशिया जी इसको डिस्क्राइब करेंगी कि इसमें क्या क्या है।